पीछे मैंने एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप को देख करके आप बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे कि भाई ये मैप यहाँ से टेढ़ा हो रखा है या फिर इधर नहीं बनाया, इधर बना दिया, छोटा बना दिया, ऊंचा बना दिया, नीचा बना दिया। जैसा भी बना हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया। अभी हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, थोड़े समय में जब आ जाएगा तब हम लोग वहाँ भी देखेंगे। हेलो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, शीत युद्ध का दौर। ये उसका पहला पार्ट है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों शीत युद्ध के दौर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्यूबा के संकट के बारे में और भी कई सारी बातों के बारे में। इसके बाद में भी कई सारे और पार्ट होंगे, वो आपको जो है लाइन से इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप जो है मेरे वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो कोशिश करिएगा कि सारे पार्टों को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं जो है ना चैप्टर को बहुत ही विस्तार से बताता हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल ही फुल डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा जैसा कि आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आपको जो है सारी बातें समझ में आएंगी। दूसरी बात ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सारा कुछ मैं बता दूँ, छोटी बड़ी सारी टाइप की बातें। तो हो सकता है कि वीडियोस काफ़ी सारे पार्टों में बन जाए, चैप्टर आपका खत्म होने में। देखो स्कूल में भी या क्लास में जब आपको पढ़ाया जाता है एक चैप्टर, तो कम से कम 7 से 8 दिन या 5 दिन तो एटलीस्ट लगते ही लगते हैं। तो मैं भी चैप्टर को खूब डिटेल से अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप एक वीडियो को एक ही दिन देखो। 20, 25, 30 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वो आपके एक लेक्चर के बिल्कुल ठीक ठीक बराबर होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों सबसे पहले ना हम लोग शीत युद्ध का दौर पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बताता हूँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। युद्ध के बारे में देखो हम सबको ही पता है, हम लोग घर पे भी युद्ध करते रहते हैं। सबसे ज्यादा युद्ध जो होता है ना हम अपनी बहनों से करते हैं। मतलब मेरी जो बहन रहती है दोस्तों, हम लोग पूरा दिन तकिया लेकर के एक दूसरे से युद्ध चलता रहता है, फिर शाम को पिट जाते हैं और पिटने के बाद में जो है शांति से बैठ जाते हैं, आधे घंटे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद में फिर से जो है बोलना बोलना शुरू हो गया और युद्ध शुरू हो जाता है। आप लोगों में से किसका होता है ऐसा युद्ध, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग युद्ध के बारे में। यहाँ का युद्ध जो होता है दूसरे तरीके का होता है, मतलब एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करी जाती है, एक दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो दोस्तों होता है संसाधन, क्योंकि जिसके पास में जितने ज़्यादा संसाधन होंगे वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा ही कुछ विचार पहले भी रहा था जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, और ऐसा ही विचार दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो गया ना, तब दोस्तों 2 महाशक्तियां उभर रही थी। महाशक्तियों का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपके क्लास में 2 मॉनिटर हैं, ठीक है, और 2 मॉनिटर नहीं लेते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति को ले लेते हैं दोस्तों जो मॉनिटर बनना चाहता है, या फिर मॉनिटर की बात खत्म कर दो। यहाँ पर 2 पावरफुल पर्सन है जिनका शरीर बहुत ज़्यादा हेल्थी है दोस्तों, पैसे से भी वो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। रोज के मतलब आपको क्लास में ही 300-400 रुपये की चीज़ें खिला देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात हो गई। स्कूल के टाइम पर 300-400 रुपये की चीज़ें खिलाने वाली बात बता रहा हूँ मैं, ये मैंने अपने टाइम की बात बता दी। तो दोस्तों वो क्या होता है कि मतलब 2 अलग अलग जब लड़के होते हैं और वो अपना पावर दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों उनकी आपस में कभी बनती नहीं है। कई बार बन भी जाती है, कई बार नहीं भी बनती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर भी हुआ था। 2 अलग अलग महाशक्तियाँ जो थी वो उभर रही थी, और उभरने के दौरान वो दोस्तों पूरे जो बाकी के देश है ना उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को देख करके घुर्राते रहे, लेकिन कोई किसी से लड़ा नहीं। लड़ा क्यों नहीं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चीजें कुछ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, एक बताया हुआ नहीं है, बनाया हुआ है। नीले कलर का कुछ आपको लाइनिंग शायद दिख रही हो थोड़ी बहुत, उसके बाद में मैंने कुछ हरे कलर की बनाई हुई है, और इसके बाद में दोस्तों मैंने कुछ लाल कलर की बनाई हुई है। इस मैप को दोस्तों अच्छे से समझने के लिए आप अपनी क्लास के एनसीईआरटी की बुक का ये वाला जो मैप है इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपको हरा कलर, पीला कलर और जो है लाल कलर, ये यही दर्शाता है कि 3 अलग अलग ग्रुप जो थे दोस्तों उस टाइम पर बढ़ चुके थे। और दोस्तों जब बात करेंगे हम लोग शीत युद्ध की, तो यही जो तीनों ग्रुप हैं, यही तीनों ग्रुपों के बीच में आपस में संघर्ष, तनाव, टेंशन, चिंता वगैरह वगैरह बनी हुई थी शीत युद्ध के दौरान पर हुआ गया था। सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। देखते हैं सबसे पहले नीले वाले ग्रुपों में से। देखो यहाँ पर ये आपका अमेरिका है, ये इसके कुछ यूरोप के देश है, ठीक है। और यूरोप के देशों के दोस्तों बगल में हमारा पड़ता है रसिया। रसिया से ही जुड़े हुए बहुत सारे देश। इसमें 1922 में दोस्तों जो है ना सोवियत संघ का संगठन किया गया था। तो सोवियत संघ भी कई सारे देशों से मिलकर के एक ग्रुप था जो कि इधर साइड में था, ठीक है। इसमें यूरोप के भी काफी सारे देश शामिल थे। और जबकि अमेरिका को आप देखें, इनका अपना एक ग्रुप था नाटो के नाम से, ठीक है। ये तो बाद में बन गए वार्शा, और ये बन गए नाटो। तो जो जितना भी मैंने नीले कलर से लाइन खींची हुई है दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर फ्रांस है, इटली है, और आपका स्पेन है, इंग्लैंड है, ये सारे देश हो गए, ठीक है। और इधर साइड में अमेरिका हो गया दोस्तों, ये कनाडा हो गया। ये सारे देश जो है ना जो नीले कलर के हैं, ये एक ग्रुप बना के बैठे हुए थे अमेरिका के ग्रुप में, नाटो के ग्रुप में, ठीक है।
और जो इधर वाले देश थे दोस्तों वो अपना ग्रुप बना करके बैठे हुए थे। अब चूंकि पावर दिखाना चाहते हैं ये भी अपनी मतलब पूरे धरती पर, धरती का मतलब है पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, तो ये अपना पावर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और ये वाले अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। हरे वालों को बेचारों को छोड़ दो, जितने भी हरे हरे आपको दिखाई दे रहे हैं ना उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। पहली दुनिया में इनको बोल सकते हैं, दूसरी दुनिया में इनको बोल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसमें आपको दिख जाएगा। तो पहली और दूसरी दुनिया के बीच में दोस्तों युद्ध चल रहा है। लेकिन अपना ध्यान से एक चीज देखो, ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि इधर साइड में आपका सोवियत संघ है, लेकिन इनके देश में इनका पड़ोसी जो था ना वो इनका दोस्त बन बैठा क्यूबा। देखो क्यूबा ये सोवियत संघ है और इनका दोस्त क्यूबा जो कि बिल्कुल ठीक अमेरिका से लगा हुआ है। इसी के बारे में आपकी पहली हेडिंग है, क्यूबा का संकट है ना, तो ये इनका दोस्त है। समझ में आ रहा है। यहां के जो उस समय पर राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है, फिदेल कास्त्रो। इनको फिदेल कास्त्रो को यह ज्यादा उचित लगा कि हम पड़ोसी तो अमेरिका के हैं लेकिन इनसे दोस्ती करके हमारा कोई फायदा नहीं होगा, तो इन्होंने जो है सोवियत संघ से अपना रिश्ता बनाया। इन्हीं से वित्तीय सहायता लेते थे या फिर जब जरूरत पड़ती थी दोस्तों तो इनसे जो है इनका पूरा लेन देन व्यवहार वगैरह सब कुछ चल रहा था। अब ये संसाधन किसका हो गया, ये क्यूबा किसका हो गया, ये क्यूबा इनका हो गया। अब चूंकि ये जो है ना ये इतने ज्यादा विकसित नहीं है, इनके पास में उतना ज्यादा संसाधन वगैरह नहीं है, तो ये मदद के रूप में दोस्तों सोवियत संघ से अपनी मदद लेते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी तो अपना जमीन भी इनको देंगे ना। तो दोस्तों हुआ कि यहाँ के जो नेता थे ना, यहाँ के देखो ध्यान से, इस जगह के सोवियत संघ के जो नेता थे दोस्तों, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, निकिता, मैंने बस निकिता लिखा हुआ है। तो ये जो निकिता थे ना इनके दिमाग में टेंशन आ गई। टेंशन इस बात की आ गई कि भाई हमारा जो दोस्त है जिसके सहारे हम अपने दुश्मन पे नजर रख पा रहे हैं, कौन दुश्मन पे नजर रख पा रहे हैं, यहाँ से क्यूबा से, तो वो तो अंडर में चला जाएगा उनके, क्योंकि वो जो इतना पास में है तो वो उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और हमला क्यों करते, क्योंकि ये तो इनके अंडर में था ना, मतलब ये तो इनका दोस्त था। तो अपने घर के पास में दोस्तों दुश्मन को कौन बसने देगा। दूसरी बात, ये तो बहुत पावरफुल है और ये इतने पावरफुल नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये बहुत पावरफुल है लेकिन ये जब तक वहां पर अपनी मदद लेकर के जाएंगे तब तक कि ये उठा करके जो है इनको ध्वस्त कर देंगे, क्यूबा को ध्वस्त कर सकते हैं। ऐसा सोचा निकिता क्रुश्चेव के दिमाग में, मतलब टेंशन होने लग गई, वो ऐसा सोचने लग गए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई जो हमारा दुश्मन है, ये जो यूएसए है, मतलब यहाँ पर अगर हमको नज़र रखनी है, हमें जो है उस पर हमला करना है, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से अगर एक मिसाइल छोड़ेंगे वो यहाँ पर जाएगा, लेकिन अगर वही मिसाइल हम यहाँ से छोड़ देंगे तो सीधा जाएगा और पूरा अमेरिका एक ही बार में ध्वस्त कर देगा। तो ये सोच थी इनकी। इन्होंने 1962 में अपनी जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों मिसाइल से भरी हुई, वो यहाँ से निकाली और इधर से पहुँचते पहुँचते वो यहाँ पर पहुँचा दी। अब देखो यहाँ पर अगर एक मिसाइल रहेगा ना तो वो जब चलेगा उड़ के वहां तक जाएगा, दगेगा दोस्तों, या कैसे भी पहुंचेगा। चलो यहाँ से नहीं मान के चलते, वो यहाँ से ऐसे मार दे रहे हैं तो काफी टाइम लगेगा वहां तक की जाने में और उनको भी पहले से तैयार रहने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर मिसाइल यहाँ से ऐसे यहाँ से उड़ करके वहां तक जाता भी है दोस्तों तो क्या होगा कि इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा वो, ठीक है, ऐसा पहले की कंडीशन थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मिसाइल दोस्तों इतनी दूर से नहीं, अब यहीं पर है मिसाइल, वो वहां से अगर परमाणु बम दगेगा दोस्तों या कुछ भी होगा इन पर जाएगा तो इसके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। ये जो बात थी दोस्तों, इन्होंने 1962 में जब अपना मिसाइल यहाँ पर तैनात कर दिया था, उसके ठीक 3 सप्ताह बाद इनको पता चला। और जैसे इनको पता चला कि अच्छा हमारे घर के पास ही में बम रखा हुआ है, हमारे घर के बिल्कुल ठीक लगे में बम रखा है, तो दोस्तों बहुत टेंशन में आ गए। टेंशन में क्यों आ गए, क्योंकि इनको पता चल गया दोस्तों कि अगर जरा सा भी हमने हलचल करी तो ये दोस्तों यहीं से अपना जो बम है ना वो उड़ाएंगे और यहाँ पर जो है काफी नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि इनके पास परमाणु बम नहीं है, इनके पास भी है, यानी कि नाटो में अमेरिका के पास भी है। इनके जितने यहाँ के देश हैं वहां भी इन्होंने अपने थोड़े बहुत हथियार वगैरह भेज रखे हैं, यहाँ भी भेज रखा ऑस्ट्रेलिया तक में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक वो सेट करेंगे, जब तक पहुंचाएंगे, तब तक कि यहाँ से तो हमला बहुत तगड़ा हो जाएगा। इस चक्कर में इन्होंने अपना कोई भी कदम नहीं उठाया, ठीक है, शुरुआत के तौर पर। लेकिन दोस्तों ये जरूर वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके यहाँ की मिसाइलें हटवानी है। अब देखो ना, यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात है कि इनके पास भी उतने ही परमाणु हथियार हैं और इनके पास भी उतने ही परमाणु हथियार है, बशर्ते इनका जो परमाणु हथियार है दोस्तों वो यहाँ पर है, ठीक है। इस जगह से अगर वो चला तो इनको कम समय लगेगा बर्बाद होने में, इनको ज्यादा समय बर्बाद होने में लगेगा, लेकिन बर्बाद होंगे दोनों।
और ये बात दोनों ही लोगों को पता थी कि चाहे बात कोई भी करे, चाहे पहले लड़ाई कोई भी करे, चाहे पहले किसी के सैनिक को कोई मार दे। भाई खुद से सोचो कि हमारे पास में 1 लाख आदमी है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, अगर उसमें से सामने से किसी एक आदमी ने, वो चाहे कोई भी दुश्मन देश हो, वो दोस्तों हमारे किसी एक सैनिक को भी मार देगा ना, तो हमारे जितने भी सैनिक हो दोस्तों सारे के सारे एकदम से गुस्सा हो जाएंगे और वो ऑर्डर का तो वेट करेंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो दिमाग में है ना बहुत ज़्यादा हिंसा छाने लग जाएगी कि हमारे साथी को कैसे मारा, और दोस्तों हो सकता है बात बिगड़ जाए। दोस्तों बात भड़क गई, दिमाग उनका जो है भड़क गया, तो फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर के ये दोनों ही टेंशन में थे, सकते में थे कि चाहे कुछ भी हो, अगर गलती से किसी ने भी परमाणु हथियार चला दिया तो दोस्तों पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। तो इस चक्कर में दोस्तों दोनों लोगों ने क्या करा, लड़ाई करवे नहीं करा, ठीक है, बस ये बोलते रहे कि अपना मिसाइल पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, हटा लो जल्दी से, नहीं तो हमारे पास भी कुछ कम पावर नहीं है। और ये भी जानते थे कि मिसाइलें पहुंचा तो दी हैं हमने, जो परमाणु हथियार है वो वहां पर पहुंचा तो दिए, लेकिन उनको छोड़ना उचित नहीं है। अगर छोड़ दिया तो दोस्तों पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जब ये ऐसी कंडीशन चल रही थी तो ये जितने भी बचे हुए देश हैं, जो चाहे हरे हो, चाहे लाल हो, चाहे नीले हो, सबके सब सोच में पड़े हुए थे, क्योंकि दुनिया तबाह होगी तो वो भी जाएंगे, उनके यहाँ भी नुकसान होगा। अगर यहाँ पर परमाणु बम फेंका गया दोस्तों, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि कोई भी एक देश, जैसे अभी देख लो ताइवान की स्थिति देख लो, ताइवान में जरा से भी दिक्कत हो रही है दोस्तों तो पूरे विश्व में जो कंप्यूटर के प्राइजेस हैं, कंप्यूटर पार्ट्स के जो प्राइजेस हैं दोस्तों, वो आसमान छूने लग रहे हैं ना। तो वही चीज़ है कि किसी भी एक देश में भी थोड़ा सा भी नुकसान होता तो सब सारी ही अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तो यहाँ पर भी यही सोच थी कि अगर किसी को भी नुकसान होगा तो दिक्कत तो होनी है। और फिर जब यहाँ पर भाई बात होगी बड़ी बड़ी शक्तियों की, तो वो लोग जब लड़ेंगे तो छोटे छोटे क्या करेंगे, वो तो भाग भी नहीं पाएंगे, उनके ऊपर तो ऐसे परेशानी आ जाएगी, है ना। तो इसी चक्कर में ये लोग भी बहुत टेंशन में थे। ये तो थे ही थे कि भाई उधर से बम ना चल जाए, हमारे इधर से बम ना चल जाए। इस चक्कर में दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, मैं यहाँ पर केवल कैनेडी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी, ना कैनेडी ने कोई भी हथियार छोड़ने का, चलाने का हुक्म दिया, ना ही तो निकिता ने कोई भी हथियार और ये कुछ भी हुक्म दिया। बस हुआ क्या कि दोनों लोगों ने अपने अपने जो हथियार थे दोस्तों उनको पीछे ले लिया और युद्ध नहीं हुआ, बस टेंशन बनी रही। इसी चीज को दोस्तों शीत युद्ध का नाम दिया गया है। शीत युद्ध का नाम सन 1945 में पहली बार में प्रयोग में आया था। तो दोस्तों अब तक ही आपने ये तो समझ लिया कि जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था ना, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट वाला समय। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं, सन 1945 के बाद से चलते हैं, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। एक और बात, अगर आपको ये विश्व युद्ध के बारे में नहीं पता हो तो क्लास 9 की जो बुक है हिस्ट्री की, क्लास 9 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, वो पढ़ लो जाकर के, नाथसीवाद का उदय, ठीक है। आपको अच्छे से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पता चल जाएगा। आगे चल के अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे या कोई और भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर ना इन सब के बारे में बहुत विस्तार से जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो जरूरी है कि आप अभी से बेस बना के चले। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये करता कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, जैसे 1939 से 1945 के बीच में चला, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ना दुनिया के तमाम देश शामिल थे, लगभग सभी देश शामिल ही थे। लेकिन इनमें से 2 ग्रुप बने हुए थे। पहला ग्रुप था दोस्तों मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस, ये मतलब 4 ऐसे देश थे जो इनकी अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे मित्र राष्ट्रों का। और वहीं पर दूसरे देश थे दोस्तों धुरी राष्ट्र। तो जो धुरी राष्ट्र था इसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे जो देश थे वो अगुवाई कर रहे थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध इतना ज्यादा खतरनाक हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है तबाही हुई। तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका को ये लगा ना, अमेरिका को लगा, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी एक कूटनीति थी या राजनीति थी या जो भी आप समझ लें, अमेरिका ने 1945 में बम उठाए 2, ठीक है, परमाणु बम, और वो यहाँ से लॉन्च करके दोस्तों वो जो है जापान पे छोड़ दिए। तो दोस्तों जापान पर जब 2 बम गिरते हैं यहाँ पर आकर के, ठीक है, ये जापान है आपका यहाँ पर, तो जापान पर जब 2 बम गिरे, पहला हिरोशिमा में गिरा और दूसरा नागासाकी में गिराया गया, तो दोस्तों जापान की तो रीढ़ वैसे ही टूट गई, क्योंकि उनके ऊपर परमाणु बम का हमला हुआ था। हालांकि परमाणु बम बहुत छोटी क्षमता के थे। कितनी क्षमता के थे मैं आपको देखो बताता हूँ। पहला जो बम था दोस्तों वो था केवल 15 किलो टन का, ठीक है, और दूसरा जो था वो 21 किलो टन का था। अब आप ऐसे समझो कि प्रेजेंट टाइम पर जो बम है वो हजारों किलो टन के हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध ये चल ही रहा था 50वीं के दशक में दोस्तों, 1950 के दशक में, ये सोवियत संघ, ये अमेरिका हजारों किलो टन के परमाणु बमों का परीक्षण करने में लगे हुए थे। लेकिन उसी समय पर अमेरिका ने 15 और 21 किलो टन के 2 बम, ठीक है, 2, एक तो छोटा वाला है 15 किलो का, उसका नाम रखा लिटिल बॉय, और जो दूसरा बम है 21 किलो टन का जो था उसका नाम रखा फैटमैन।
तो ये दोनों बम गिरे हिरोशिमा और नागासाकी में। आप ये फोटोज देख सकते हो दोस्तों, कितनी ज्यादा तबाही वहां पर हो गई थी सिर्फ 15 किलो टन के बम की क्षमता के कारण। मतलब उसकी क्षमता केवल 15 किलो टन थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर आप ये सोचो कि हजारों किलो टन के जो बम हैं वो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पास, सबके पास में मौजूद हैं, और उस समय पर भी मौजूद थे, लेकिन वो किसी पर प्रयोग नहीं करे गए। इतने छोटे छोटे बम जो थे वो प्रयोग करे गए। तो अब जो जैसे ही जापान पर ना बम गिरा तो सारे के सारे लोग सहम गए, जो युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया। अब आप इस बात को ना ऐसे समझो कि आपके क्लास में जैसे सारे बच्चे शोर करने में लगे हुए हैं और एक टीचर बार बार बोल रहे हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं शांत हो रहा। टीचर उठे, गुस्से में 2 बच्चों को पकड़ा, एक ही बच्चे को पकड़ा, धर के पीट दिया। फिर आप देखना आपके क्लास के बच्चे के चू तक नहीं निकलेगी मुंह से, और अगर उससे कुछ पूछा भी जाएगा, उसको आता होगा ना, तो भी वो जल्दी बता नहीं पाएगा, फिर डरते डरते ऐसे बताएगा, सोचेगा कि कहीं गलती से गलत ना हो जाए, है ना। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब जापान पर बम गिरे दोस्तों, तो लगभग जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अब जब जापान पर बम गिरा, उसकी तबाही हुई काफी ज्यादा, तो लोगों ने ये पूछा कि भाई, मतलब देखो, जापान पर जो बम गिरा तो 2 तरीके के लोग हुए। पहले वो लोग हुए जो कहते थे हाँ भाई जापान पर बम गिरा के बहुत अच्छा करा। कैसे कि अगर जापान पर बम नहीं गिरता तो युद्ध चलता रहता, और युद्ध चलता रहता तो और नुकसान होता, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ पर सारे देश जितने भी शामिल थे दोस्तों, बहुत ज्यादा इनको नुकसान हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और ये द्वितीय विश्व युद्ध पता है कई जगह तक फैल गया था। इधर भारत के पूर्वोत्तरी भाग में, चीन में, बर्मा में, जो म्यांमार जहां तक है, इन सभी जगहों तक की द्वितीय विश्व युद्ध देखो फैलता चला जा रहा था। कहाँ आपका यूरोप पड़ता है, कहाँ से युद्ध शुरू हो रहा है, कहाँ तक ही फैलता जा रहा है। दुनिया के सभी देश लगभग इसमें शामिल थे, सबका कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था, आर्थिक नुकसान, भौतिक नुकसान, कैसा भी। तो अमेरिका के समर्थक, जो अमेरिका के समर्थक थे, यानी जो चाहते थे कि बम गिरा के अच्छा करा, मतलब बोलते थे, तो वो बोलते थे कि अगर बम नहीं गिरता तो और ज्यादा युद्ध चलता रहता। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, वो ये कहते थे कि भाई जापान तो अपने आप को सरेंडर करने जा रहा था, तो ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत थी। ऑलरेडी फैसला तुम्हारे पक्ष में था, तुम जीतने वाले ही थे, ठीक है। तो अगर तुम जीतने वाले ही थे तो उस पर बम क्यों गिराया, है ना। जो ऑलरेडी हार मानने को तैयार है उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके के लोग पैदा हो गए। मगर इससे ना हम लोगों को, या फिर जो वैश्विक राजनीति दोस्तों पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर ये बात कुछ हद तक भी सही हो कि अमेरिका उस टाइम पर दोस्तों अपनी पावर्स दिखाना चाहता था, अपने आप को दिखाना चाहता था कि हम बहुत पावरफुल हैं। ऐसा कई सारे लोगों का मानना है, ठीक है। तो वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक मैसेज जाए, सभी लोगों के पास एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है अमेरिका। अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था अमेरिका। तो अमेरिका ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए 2 बम गिरा दिए। बम तो गिर गए, मगर अपना ध्यान से समझो कि सोवियत संघ भी इससे कम नहीं था, अमेरिका भी इनसे कम नहीं है, ठीक है, किसी से कम नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों दुनिया जो थी ना 1945 के जस्ट बाद में ही 2 गुटों में बढ़ गई। पहला गुट आपका बन गया जो था वो था नाटो, ठीक है, अमेरिका वाला, और दूसरा गुट बन गया दोस्तों वार्सा। दोनों के पास में बड़े बड़े परमाणु बम है, बहुत बड़े बड़े परमाणु बम, जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार सकते हैं। ऐसे समझो कि इनके पास हजारों किलो टन की क्षमता वाले बम, इनके पास हजारों किलो क्षमता वाले बम, ठीक है। अगर किसी ने किसी पर भी बम चलाया, अपना परमाणु बम का प्रयोग कर लिया, तो दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये मान के चलो कि अगर यहाँ से जैसे कि कुछ मिसाइलें या परमाणु बम छोड़ दिए जाते हैं यहाँ के लिए, तो दोस्तों इनके पास अभी भी इतने परमाणु बम रहेंगे कि वो इनको भी तबाह कर दें। और मान के चलते हैं कि उधर से पहले छोड़ दिए गए तो इधर से भी कुछ ऐसे छोड़ दे जाएंगे कि दोनों ही जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे को तबाह कर देंगी पूरी तरीके से। जो हारा हुआ व्यक्ति होगा उसका अगर गलती से एक भी परमाणु क्षमता वाला, मतलब परमाणु बम चल जाता है, या फिर कोई बड़ा हथियार जो है वो चला देता है, तो दोस्तों जीते हुए को आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा जो पार्टी है, कौन सा जो पक्ष है, जो शक्ति है वो जीता है। रीजन, क्योंकि दोनों के पास पूरी दुनिया को तबाह करने लायक इतने ज्यादा बड़े परमाणु हथियार आ चुके थे कि दोनों लोगों ने एक दूसरे पर जो है बम दगाना उचित नहीं समझा। अब आप इसको ऐसे समझ के चलो कि दोनों ही लोग युद्ध में खड़े तो हैं, लेकिन दोनों को पता है कि कोई भी पहले प्रहार करे
मरना दोनों को ही है या फिर नुकसान दोनों का ही होना है। तो इसमें कौन प्रहार करने की कोशिश करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों जब दोनों के पास एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लायक क्षमता हो जाती है तो ऐसे में युद्ध की जो संभावना होती है बिल्कुल कम हो जाती है कि युद्ध जो है होने के चांस होंगे ही नहीं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई। दोनों के बीच में जो है प्रतिद्वंदता तो चलती रही। प्रतिद्वंदता का मतलब कंपटीशन चलता रहा क्योंकि शक्तियां तो दोनों यही बची थी। अब विश्व में वर्चस्व कायम करने में वो भी माहिर होना चाहते थे और ये भी माहिर होना चाहते थे, यानी कि वर्चस्व कायम करना चाहते थे। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी कि दो लोग हैं, किसी एक को होना है। तो दोनों के पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, दोनों के पास में बहुत बड़े बड़े जो है हथियार थे, जिसके कारण शीत युद्ध मतलब हुआ। यानी कि शीत युद्ध होने से रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, शीत युद्ध होता रहा और दोनों लोग युद्ध में तो शामिल रहे लेकिन फिर भी युद्ध में नहीं शामिल हुए, यानी कि युद्ध में होते हुए भी युद्ध में नहीं पहुंचे। इस चीज को कहते हैं अपरोध। यानी कि अपरोध की क्षमता जो थी दोनों के पास में हो चुकी थी, बिकॉज सामने वाली जो पार्टी थी काफी ज्यादा ताकतवर थी। अब ना थोड़ा ध्यान से समझो, ये सोवियत संघ है और ये है यूएसए। दोस्तों ये अकेले नहीं थे, इनके ना छोटे छोटे देश जो थे, कई सारे जो पूरे विश्व में देश फैले हुए वो इनके समर्थक थे। ठीक है, कुछ देश इनमें शामिल थे तो कुछ देश उनके साथ में शामिल थे। अब ये जो छोटे छोटे देश है ना, ये भी आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं। ये भी इसलिए नहीं लड़ रहे थे या फिर नहीं लड़ना चाहते होंगे या फिर लड़े हैं कई जगहों पर। देखो गृह युद्ध हुआ है छोटा मोटा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए बड़ा युद्ध छोटे देशों के स्तर पर नहीं हुआ। रीजन, उनको पता था कि अगर हम ही दोनों आपस में लड़ बैठेंगे तो भाई हमारी जो बड़े वाले जो ऊपर के हेड ऊपर के हैं ना, वो भी लड़ बैठेंगे और अगर उनमें एक बार लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया लगभग तबाह हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा परमाणु क्षमता लेकर के जो है सबके पास में परमाणु क्षमता वाले बम लेकर के जो है हथियार लेकर के जो है लोग ये जो महाशक्तियां हैं ये बैठी हुई हैं। तो ये है शीत युद्ध की तहसील कि यहाँ पर सब लोग जानते थे कि युद्ध चाहे किसी से भी स्टार्ट हो, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये जो पूरी मानव जो जाति है दोस्तों ये लगभग खत्म हो जाएगी। कुछ ही 1% या उससे भी कम परसेंट ऐसे लोग होंगे जो प्रभावित ना हो, बाकी पूरी दुनिया से प्रभावित होने वाली है। तो जो ये तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा था ना दोस्तों, ये होते होते टल गया या युद्ध नहीं हुआ। इसी चीज को शीत युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें सीखनी है कि शीत युद्ध क्या था और दूसरी चीज है कि अपरोध किसे कहते हैं, यानी कि युद्ध में शामिल होते हुए भी युद्ध में शामिल नहीं होना। आशा करता हूँ आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर ये लेक्चर समझ में आया तो मेरे को नाइस लेक्चर लिख करके बताना ना भूले। और मैं आपसे अगले वाले पार्ट में दोस्तों बात करूंगा इस चैप्टर के आगे की हेडिंग्स के बारे में, जहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा सारी बातें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए, फॉलो।